बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिस्टम प्रोग्रामिंग CS609। जब भी आपने एंड्रॉइड स्टडी करना है ना, तो आपने सबसे पहले देखना है कि इसका जो एडिशन होना चाहिए वो 3rd होना चाहिए, और उसके बाद इसकी जो लास्ट अपडेट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 20/4/2023। इसके बाद की भी कोई हो सकती है। अब इन हैंडआउट्स की बात करूँ तो इनको कंपाइल, अपडेट और ऑर्गेनाइज जो किया है वो मैंने खुद किया है। और अगर इन हैंडआउट की बात करूँ तो इनमें स्पेशल क्या है, तो यहाँ पे इनमें जो भी चेंजेस आपको एंड पे नज़र आ जाएंगी। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने हाईलाइट वगैरह भी किए हुए हैं। और साथ में आप जैसे ही इसके ऊपर माउस लेके आएंगे तो आपको पूरी जो स्टेटमेंट होगी ना, अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है या एमसीक्यूज है, तो आपको सारी स्टेटमेंट शो हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आपको ये एमसीक्यू शो हो रहा है कि एमसीक्यू तो उसका पूरी स्टेटमेंट क्या, उसका पूरा आंसर क्या, वो सारी चीज़ें शो हो रही है। इस तरह करके आपको पूरी जो स्टेटमेंट वगैरह है वो क्वेश्चन वगैरह की, जैसे यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह तक को डिफाइन किया हुआ है। इन एडोर्स का जो मैं लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जरा वीक 4 के लेक्चर जो है ना उनको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे वीक 4 के लेक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे टॉपिक 37 से लेकर 47 तक है। तो यहाँ पे आप आके बुक मार्क के थ्रू आप किसी भी लेक्चर के ऊपर मूव करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे टॉपिक नंबर 37 के ऊपर ले जाएगा। तो यहाँ पे मैं जरा टॉपिक 37 को हम देखते हैं। टॉपिक 37 की बात करें तो यहाँ पे ये टेम्परेरी फाइल है। अब यहाँ पे क्या होता है कि विंडोज जो होती है ना, जब कोई भी प्रोसेसिंग वगैरह कर रही होती है ना, तो यहाँ पे जो रिजल्ट वगैरह होता है ना उसको टेम्परेरी तौर पे, यानी कि जो भी फाइल वगैरह होती है उनको टेम्परेरी तौर पे किसी फाइल या फोल्डर वगैरह में सेव करती है। अब यहाँ पे इनको एक यूनिक नेम वगैरह होता है वो असाइन किए जाते हैं, और इसकी जो एक्सटेंशन होती है ना वो TMP के नेम से होती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको टेम्परेरी फोल्डर में ले चलता हूँ। तो यहाँ पे देखें, ये आपको कुछ इस लोकेशन में मिलेगा। आपने सी में आना, उसके बाद यूजर नेम का फोल्डर होगा उसमें जाना, फिर यहाँ पे आपने अपना यूजर नेम देखना, उसके बाद आपने ऐप डेटा में आ जाना है, और फिर लोकल के नेम से एक फोल्डर होगा, फिर टेम्प के नेम से एक फोल्डर होगा। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बहुत सारे टेम्परेरी फाइल्स हैं। यहाँ पे देखें, जैसे ये टेम्परेरी फाइल और इसके एक्सटेंशन देखें तो .tmp है, और यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा TMP फाइल। तो विंडोज जब कोई प्रोसेसिंग वगैरह कर रही होती है ना, तो टेम्परेरी तौर पे उस फोल्डर में जाके चीज़ों को सेव करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इस फोल्डर का जो है ना फाइल वगैरह इसको एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे एक फोल्डर की शेप में यहाँ पे मैं रखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखें, मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, और जैसे एक्सट्रैक्ट हो रही है ना तो यहाँ पे मैं आपको इस फोल्डर में ले चलता हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इस नेम से एक फोल्डर आ चुका होगा। तो यहाँ पे आप देखें ये वाला इस नेम से फोल्डर आ चुका है। यहाँ पे हम इसको देखते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम जिसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसकी जो फाइल है ना टेम्परेरी तौर पे इस फोल्डर के अंदर आ रही हैं। अब जैसे ये कंप्लीट होगा ना तो यहाँ से वो मूव करके जो यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना वहाँ पे चली जाएंगी। जैसे यहाँ पे ये मूव हो गई, तो यहाँ पे अगर हम टेम्परेरी नेम से दोबारा फोल्डर में आएंगे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, वो फोल्डर है, यहाँ से मूव होके वहाँ पे चलेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसका जो फोल्डर का नेम है ना वो रह गया है। तो जब प्रोसेसिंग हो रही होती है तो यहाँ पे टेम्परेरी तौर पे स्टोर की जाती है। जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है ना तो यहाँ से मूव कर दी जाती है, उसके बाद उसके जस्ट नेम वगैरह यहाँ पे रह जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको बहुत सारी ऐसी नजर आएंगी। ये टेम्परेरी तौर पे स्टोर की गई थी चीज़ें वगैरह, लेकिन जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई तो यहाँ से वो मूव आउट हो गई हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो इनका जो साइज है ना, किसी का 16 KB है, किसी का 0 KB, यानी यहाँ से जो सारी फाइल्स है वो मूव आउट हो गई हैं। तो विंडोज में इस पर्पज के लिए जो एपीआई यूज की जाती है उस एपीआई का नाम है गेट टेम्प फाइल नेम, यानी कि इसको फाइल नेम जो है ना वो दिया जाता है टेम्परेरी तौर पे। अब यहाँ इसकी रिटर्न टाइप की बात करें तो वह है यूनिट, और यहाँ पे एपीआई का नेम है गेट टेम्प फाइल नेम। इसके आर्ग्यूमेंट की बात करें तो 4 आर्ग्यूमेंट ले रही है। सबसे पहले की बात करें तो है एलपी पाथ नेम। एलपी पाथ नेम का मतलब यह है कि ये कहाँ पे सेव होगी। तो यहाँ पे अगर बात करें तो विंडोज की एपीआई है ना वो यहाँ पे सेव होती है, आके इस पाथ में आके सेव होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे एलपी प्रीफिक्स स्ट्रिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि 3 करैक्टर जो होते हैं ना, जो भी फाइल का नेम होता है ना, तो वहां पे उसके फर्स्ट में यानी कि स्टार्ट में 3 करैक्टर को दिए जाते हैं जो एज ए फाइल नेम यूज होते हैं। और अगर इसकी बात करें यू यूनिक, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक अनसाइंड इंटीजर यानी कि एक पॉजिटिव नंबर फाइल को दे दिया जाता है। ये इस केस में दिया जाता है कि हम जो है ना उस नेम को, यानी कि जो भी टेम्परेरी तौर पे नेम दिया जा रहा है ना, हम उसको यूनिक बनाना चाह रहे हैं। यूनिक का मतलब है कि उस फाइल, उस फोल्डर के अंदर इस तरह की कोई फाइल और ना हो। जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा 2 4 और इस तरह आगे इसका कुछ नेम है। तो अगर इस नेम की जो फाइल है इसके अंदर और हो तो वहां पे तो वो मतलब मसला क्रिएट करेगी। तो हम पॉसिबल बनाते हैं कि जो भी फाइल नेम का हो ना वो यूनिक ही होना
होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर ये फाइल है ना 24, अगर जस्ट फोर के इसके आगे वाले सारे जो है वो सेम करेक्टर ऑलरेडी पड़े हैं और 24 का नेम का भी पड़ा हुआ ऑलरेडी, तो यहाँ पे ये यू यूनिक क्या करेगा कि यहाँ पे 24 की जगह 25 कर देगा, अगर 25 के नेम की भी पड़ी है तो 26 कर देगा। तो इस तरह करके ये इंटीजर को यूज करता है और इनको आगे लेता जाता है। जैसे अगर कोई फाइल पड़ी है तो इसको 1 बाय 1 इंक्रीज करके पॉसिबल करता है कि हमेशा कि ये जो नेम है ना वो हमेशा यूनिक होना चाहिए। और इसकी बात करें तो यहाँ पे एक पॉइंटर होता है, और पॉइंटर किसका होता है कि जो भी नेम होता है ना फाइल का, 3 आर्ग्यूमेंट के बाद जो भी नेम होता है ना, तो वहां पे क्या होता है कि जो नेम सेट किया जाता है ना उसका जो नेम है ना यहाँ पे इसके अंदर आ जाता है, नहीं एक पॉइंटर के थ्रू इसके अंदर स्टोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 38। यहाँ पे ज्यादातर प्रोग्राम है तो यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू से लिहाज से आपने प्रिपेयर करना है। यहाँ पे -l का मतलब है कि लिस्ट ऑफ जो एट्रीब्यूट होता है ना उनको लिस्ट करता है। और अगर इसी तरह -r की बात करें तो रिकर्सिव ट्रैवर्सल के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ से सिर्फ 2 एमसीक्यूज देख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक नंबर 39 की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फाइल का टाइम होता है ना उसको कैसे सेट किया जाता है। यहाँ पे एक एमसीक्यूज आपने देखना है, यूनिक टच कमांड, यानी कि ये कमांड जो होता है वो यूज की जाती है, चेंजेस फाइल एक्सेस एंड चेंजेस द टाइम टू करंट सिस्टम टाइम। तो यूनिक टच के थ्रू हम ये सारा काम करते हैं, आपने ये माइंड में रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपने किसी भी फाइल का टाइम जो होता है ना वो चेंज करना है, यानी हमने पिछले लेक्चर में कुछ देखा था कि जो फाइल का टाइम होता है ना, यानी किस टाइम क्रिएट की गई, किस टाइम वो लास्ट एक्सेस की गई, किस टाइम लास्ट उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह की गई है, तो उसका जो आपने वो टाइम वगैरह सेट करना है ना, तो ये फंक्शन यूज करना ज्यादा कन्वीनियंट है, यानी गेट सिस्टम टाइम एज फाइल टाइम, इसको यूज करना ज्यादा कन्वीनियंट है, बजाय इसके कि पहले इस फंक्शन को यानी इस एपीआई को यूज किया जाए गेट सिस्टम टाइम और उसके बाद सिस्टम टाइम टू फाइल टाइम, यानी कि 2 एपीआई को यूज करने के बजाय एक ही एपीआई को यूज किया जाए तो ये ज्यादा कन्वीनियंट है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि विंडोज का जो सिस्टम टाइम होता है उसको एक्सेक्ट करने के लिए 2 एपीआई यूज की जाती है, पहले गेट सिस्टम टाइम एज फाइल टाइम और दूसरे नंबर पे गेट सिस्टम टाइम। तो दोनों क्या कहते हैं कि कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, यानी जिसे यूटीसी के नाम से जाना जाता है, उस फॉर्मेट के अंदर जो टाइम होता है ना उसको एक्सेक्ट करती है, रिट्राइव करती है। तो यहाँ पे सिर्फ आपने ऐसे ही याद रखना है, यहाँ पे ज्यादातर ये लॉन्ग वगैरह ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ एमसीक्यूज के लिहाज से ही आते हैं। और जब सिस्टम को जो टाइम होता है ना वो हो जाता है, रिट्राइव हो जाता है, एक्सट्रैक्ट हो जाता है, तो वहां पे बाद में कौन सा जो एपीआई यूज की जाती है वो है सेट फाइल टाइम। तो इस एपीआई के थ्रू जो होता है ना, ये हमने लास्ट पहले भी लेक्चर में पढ़े थे कि कब जो है वो फाइल जो है वो क्रिएट की गई थी, कब लास्ट एक्सेस की गई थी और कब लास्ट मॉडिफाइड की गई थी। तो जब हमने किसी फाइल का जो टाइम होता है ना सेट करना होता है तो ये एपीआई यूज की जाती है, हमने पिछले कुछ लेक्चर में देखा था सेट फाइल टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है कि 3 चीजों जो है वो क्रिएट, सबसे पहले तो कब क्रिएट की गई, फिर है लास्ट एक्सेस यानी इसे कब लास्ट एक्सेस किया गया था, और आखिरी दफा इसके अंदर मॉडिफिकेशन कब की गई थी। तो तीनों के लिए जो एपीआई यूज करते हैं वो ये वाली एपीआई यूज करते हैं। लेकिन ये जब जैसे ही अगर मैं जस्ट सपोज किया कि इस फाइल के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, अब यहाँ पे ये सेव कैसे करेगी, तो सेव ऐसे करेगी कि इस वाली एपीआई को पहले कॉल करेगी और उसके बाद इस एपीआई को यूज करके इसका जो फाइल का टाइम है वो सेट करेगी, यानी कि इसको लास्ट इस डेट के ऊपर मॉडिफाई किया गया है। तो एक्चुअली होता क्या है कि आप इसको क्यों कह रहे हैं कि इसको कन्वीनियंस ज्यादा है, इसकी रीजन ये है कि अगर आप इसके थ्रू करते हैं ना तो यहाँ पे जो अगर होता है ना बात करें तो यहाँ पे फाइल का जो होता है टाइम वो किसी और फॉर्मेट का होता है, और इस तरह अगर सिस्टम की बात करें तो टाइम किसी और तरह का होता है। तो इस एपीआई के थ्रू जो टाइम होता है ना उसको कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि जो सिस्टम का टाइम होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है फाइल टाइम में। अगर आप ये करते हैं ना तो उसके बाद आपको ये वाली फाइल भी लाजमी तौर पर यूज करनी पड़ेगी। तो जब आपको ये यूज करनी पड़ेगी तो इसका मतलब डायरेक्टली आप इसको एपीआई को यूज कर लें तो आपको इसको यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक को देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, टॉपिक 40 फाइल प्रोसेसिंग स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि सी लाइब्रेरीज इसकी जो आप यूज करते हैं ना तो इनका एडवांटेज बेनिफिट वगैरह क्या है। हमने लेक्चर नंबर 7 में शायद पढ़ा था, वहां पे हमने देखा था कि सी की जो लाइब्रेरीज या फंक्शन है वो हमें कब यूज करना चाहिए और विंडोज की अपनी एपीआई जो है वो कब यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये बताया कि जो सी लाइब्रेरी है ना यहाँ पे इसके एडवांटेज क्या क्या है। तो जब हमने कोई ऐसा अगर प्रोग्राम राइट कर रहे हैं ना यानी एपीआई राइट कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर तो आप सी में लिखते हैं ना तो उसका मतलब है कि वो विंडोज में भी यूज हो सकती है, इसी तरह अगर लिनक्स या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी यूज हो सकती हैं। एक तो पहला बेनिफिट इसका ये है, यानी कोड इज पोर्टेबल टू ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकंड की बात करें तो यहाँ कन्वीनियंट लाइन एंड करेक्टर ओरिएंटेड फंक्शन जो होते हैं ना वो सी लाइब्रेरी ऑफर करती है। और उसके बाद अगर बात करें कि इसके जो फंक्शन होते हैं ना वो हायर लेवल के होते हैं और उसके बाद इजी टू यूज भी होते हैं। तो अगर आप बात करें कि विंडोज का फंक्शन या एपीआई तो
उनको यूज करना या थोड़ा उनको बनाना वगैरह ना वो थोड़ा सा टफ होता है। अब उसके बाद जो है लाइन एंड स्ट्रीम करेक्टर ओरिएंटेड फंक्शन कैन बी माइग्रेटेड टू जेनेरिक कॉल। तो सी के अंदर ये भी काम मतलब पॉसिबल होता है। तो इसलिए इसके जो ज्यादातर एडवांटेज हैं, तो इन फंक्शन की वजह से आप अगर यूज करना चाहते हैं, जैसे अगर पोर्टेबल आपका हो माइंड या इस तरह आप यूज करना चाहिए, इजी टू यूज हो, तो आप सी लाइब्रेरीज को यूज कर ले, ज्यादा बेटर है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सी लाइब्रेरी होते हैं ना, उसकी कुछ लिमिटेशन भी होते हैं, यानी डिसएडवांटेज कह लें, लेकिन उसके साथ साथ इसके जो विंडोज एज कम्पेयर टू विंडोज इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, बेनिफिट भी होते हैं। टॉपिक 41 की बात कर ले तो यहाँ पे फाइल लॉकिंग। फाइल लॉकिंग का मतलब यह है कि जब प्रोसेसर किसी फाइल को यूज कर रहा होता है तो वहां पे उसको लॉक कर लेता है। तो लॉक का मतलब ये, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये फाइल है ना, हमने इसको ओपन किया हुआ है, तो प्रोसेसर इसके ऊपर वर्किंग कर रहा है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है ना, प्रोसेसर ने क्या है कि इसको पीडीएफ में ओपन कर रखा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर तो मैं इसको डिलीट कर दूं या मूव कर दूं, जैसे यहाँ पे मैं मूव करता हूँ या डिलीट करता हूँ, तो एक्चुअली मैं इसके अंदर वर्किंग कर रहा हूँ या मैं रीड कर रहा हूँ या मैं इसके ऊपर राइट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर कोई और प्रोसेसर आके इसको डिलीट कर देता तो वहां पे तो काम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो प्रोसेसर है, जो भी इस पीडीएफ को जिसने ओपन कर रखा है, तो उसने क्या किया कि इस फाइल के ऊपर आके एक लॉक लगा दिया। लॉक का मतलब है कि उसने कह दिया कि ये जो फाइल है मैं सिर्फ रीड, मतलब कोई और आना चाहे ना सिर्फ रीड कर सकता, कुछ और नहीं कर सकता, यानी इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, इसको डिलीट नहीं कर सकता, इसको राइट नहीं कर सकता, कुछ भी फंक्शनिंग उसने डिसेबल कर रखी है। तो यहाँ पे इसी वजह से ना तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ, जैसे मैं इसको मूव करना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए मूव भी नहीं हो सकेगी, क्यों? क्योंकि मैंने इसको ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे लॉक इसको कहते हैं। लॉक डिफरेंट काइंड के होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन लॉक इसको कहते हैं कि जो भी प्रोसेसर किसी फाइल को एक्सेस कर रहा होता है ना, तो उसके ऊपर कोई खास किस्म की रेस्ट्रिक्शन लगा देता है कि ये काम किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। समटाइम वो क्या कहते हैं, राइट की भी रेस्ट्रिक्शन हो सकती है, समटाइम रीड की भी रेस्ट्रिक्शन हो सकती है, समटाइम दोनों की रेस्ट्रिक्शन हो सकती है। तो अगर फाइल लॉकिंग पर्पस के लिए देखें तो दो एपीआई यूज होती हैं, लॉक फाइल एक्स और लॉक फाइल। तो लॉक फाइल जो ये सिंपल थी, उसके बाद इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, तो ये ज्यादातर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इसका लॉक फाइल एक्स यानी एक्सटेंडेड वर्जन की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो रिटर्न टाइप होती है वो बूल होती है, यानी कि बूलियन होती है। अब यहाँ पे इसका जो पहला पैरामीटर है वो है हैंडल एच फाइल। अच्छा, इस तरह के जो एपीआई है ना वो बहुत ही कम पेपर में आती हैं, लेकिन अगर आती भी हैं तो आपने लॉजिकली सोच के अपने जो भी इसके पैरामीटर है ना वो आपने माइंड में रखने हैं। तो हैंडल्स के अंदर यहाँ पे इसके जो है ना 41, तो यहाँ पे जो लॉग फाइल एक्स है ना, यहाँ पे इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई थी, यहाँ पे मैं आपको रिकमेंडेड बुक के ऊपर दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर बात करें ये लॉग फाइल एक्स है ना, यहाँ पे हैंडल एच फाइल। तो हैंडल एच फाइल में क्या होता है कि ये सबसे पहले हमने ये पता है कि अगर किसी भी फाइल को हमने एक्सेस करना है तो वहाँ पे हमें उसका हैंडल चाहिए होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना वो हमें फाइल का हैंडल चाहिए होगा, और यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट जो उसकी जेनेरिक रीड वगैरह होनी चाहिए। सेकंड आर्गुमेंट की बात करें तो वो है DW फ्लैग्स। अब यहाँ पे दो फ्लैग यूज किए जाते हैं, लॉग फाइल एक्सक्लूसिव लॉक और सेकंड नंबर पे लॉग फाइल फेल इमीडिएटली। पहले में क्या होता है कि एक्सक्लूसिव लॉक का मतलब ये होता है कि ना तो कोई और जो है प्रोसेसर इसके ऊपर राइट कर सकता है, ना ही रीड कर सकता है, यानी कि कुछ भी नहीं कर सकता। और सेकंड नंबर पे लॉग फाइल फेल इमीडिएटली। सेकंड नंबर पे ये है कि अगर जैसे अगर इसने लॉक करने की कोशिश की है, यानी जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो जैसे अगर एक प्रोसेसर इसने ऑलरेडी इसको एक्सेस किया हुआ है और दूसरा प्रोसेसर आता है और इसके ऊपर लॉक लगाने की कोशिश करता है, यानी कि मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ या जो भी वर्किंग कर रहा हूँ, तो जैसे ही लॉक लगाने की कोशिश करेगा तो वहां पे इस फंक्शन के थ्रू क्या होगा कि फौरी तौर पे फाल्स रिटर्न हो जाएगा, यानी जिससे ये पता चल जाएगा कि ये जो फंक्शन है सक्सेसफुली नहीं हो सका, तो उसके अल्टरनेटिव जो है ना वो अप्रोच यूज की जाए। तो यहाँ पे जैसे ही अगर कोई और प्रोसेसर आता है वो भी इसके ऊपर शेयर कोई एक्सक्लूसिव लॉक लगाना चाहता है, वो चाहता है कि मैं जो वर्किंग कर रहा हूँ मैं सिर्फ मैं करूँ, इसके अलावा कोई और प्रोसेसर नहीं करे। तो जैसे ही लगाना चाहेगा ना, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी है ये इसने लॉक लगाया हुआ है, एक तरह का इसने भी एक्सक्लूसिव लॉक ही लगाया, तो यहाँ पे जो सेकंड प्रोसेसर है ना वहां पे उसका जो फंक्शन है वो फौरी तौर पे फास्ट रिटर्न कर जाएगी, यानी जिससे ये पता चल जाएगा कि जो लॉक है वो नहीं लग सका। और नेक्स्ट आर्गुमेंट की बात करें कि DW रिजर्व्ड है ना, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि 0 सेट होना चाहिए। अब नेक्स्ट उन्होंने कहा कि जो दो पैरामीटर वो नेम से जाहिर है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बाइट्स टू लॉक लो, यानी कि कम से कम कितने होने चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइट कितने होने चाहिए, तो ये दो चीजें। और लास्ट आर्गुमेंट की बात करें LP ओवरलैप, तो यहाँ पे ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टार्ट ऑफ द बाइट रेंज को कंटेन करता है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ ये समझना है कि जो आर्गुमेंट है ना, ये आपने पहले तो बात ये कि लॉजिकली सोचना कि किस तरह से आएंगे, सेकंड नंबर पे कि इनका पर्पस क्या है। अब यहाँ पे ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है, तो नेक्स्ट टॉपिक 42 की बात कर लें। तो 42 है रिलीजिंग फाइल लॉक्स। अब फाइल लॉक को अनलॉक करने के लिए क्या होता है कि अनलॉक फाइल एक्स ये एपीआई यूज की जाती है। और यहाँ पे अगर इसके पैरामीटर की बात करें तो बिल्कुल सारे के सारे पैरामीटर यही होते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट क्या होता है कि जो फाइल नेम होता है ना एपीआई नेम, वो यहाँ पे अनलॉक फाइल एक्स हो जाता है।
तो अनलॉक करना क्यों जरूरी है? जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने इस पीडीएफ के अंदर इस फाइल को ओपन कर रखा है और इसके ऊपर मैं कोई राइट वगैरह ऑपरेशन कर रहा हूँ। अब अगर तो ये जैसे मैंने ये काम अपना कंप्लीट कर लिया और उसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया है, तो अगर मैं क्लोज भी कर देता हूँ और कोई प्रोसेसर और आता है और इसके ऊपर वर्किंग करना चाहता है तो वो नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि अगर लॉक खत्म नहीं किया तो जाहिर सी बात है, चाहे इसने अपना जो काम है ना वो खत्म कर दिया और उसके बाद हमने इसको क्लोज भी कर दिया, यहाँ पे आके हमने क्लोज भी कर दिया, लेकिन अगर लॉक को खत्म नहीं किया गया तो जो दूसरे प्रोसेसर आएंगे वो इसके ऊपर बाद में भी काम नहीं कर सकेंगे, जिससे फिर इशू क्रिएट होगा। तो इस वजह से ये जरूरी है कि जो लॉक लगाया जाता है उसको खत्म भी किया जाए। तो यहाँ पे उन्होंने सारी यही चीजें बताई हुई हैं। टॉपिक 43 की बात करें तो यहाँ पे लॉक लॉजिक कॉन्सिक्वेंसेज। लॉक लॉजिक का मतलब है कि जब हम लॉक लगा देते हैं ना उसके बाद उसको अगर प्रॉपर खत्म नहीं करते, यानी कि जो प्रोसेसर है ना उसने तो छोड़ दिया लेकिन जो लॉक है ना वो खत्म नहीं किया, तो उससे क्या होगा कि जो डेड लॉक होता है ना वो अक्कर हो सकते हैं। यानी जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया एक प्रोसेसर है, जैसे ये वाला प्रोसेसर है, इसके ऊपर वर्किंग कर रहा था, अब यहाँ पे जब ये लेफ्ट कर देगा ना तो इसका लॉक भी खत्म हो जाना चाहिए। यानी ये जैसे मैं पीडीएफ को क्लोज कर देता हूँ तो इसका लॉक खत्म हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे जस्ट सपोज करके कुछ ऐसा होता है कि इसके वर्किंग के बाद किसी और प्रोसेसर ने आके इसके ऊपर वर्किंग करनी थी, लेकिन यहाँ पे इस फाइल ने तो लेफ्ट कर दिया, प्रोसेसर ने लेफ्ट कर दिया फाइल, लेकिन उसने लॉक है ना वो अपना खत्म नहीं किया। अब जो नेक्स्ट आएगा प्रोसेसर इसके ऊपर वर्किंग नहीं कर सकेगा, तो इस तरह से क्या होगा कि डेड लॉक आ जाएगा, सेकंड प्रोसेसर जो है वो वेट ही करता रह जाएगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन में पढ़ा है, आपने ये CS 604 में पढ़ा होगा, तो बिल्कुल उस तरह आके ये डेड लॉक को जनरेट कर देता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि समटाइम रीड या राइट होती है ना, यानी कोई भी लॉक का जो इशू होता है ना उसके अक्कर होने से पहले पहले कुछ रीड या कुछ राइट वगैरह ऑपरेशन अपने कंप्लीट कर सकती है। अब इसी तरह समटाइम ये भी हो सकता है कि जो रीड या राइट है ना वो फाल्स को रिटर्न कर देते हैं। जैसे यहाँ पे जस्ट सपोज किया कि एक जो प्रोसेसर है ना उसने 1000 बाइट को राइट करना था, लिखना था, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि लॉक की वजह से वो 0 बाइट राइट कर पाता है या 10 बाइट राइट कर पाता है, इस तरह कुछ भी होता है ना, तो वहाँ पे आके इशू क्रिएट हो जाता है, यानी कि जितने उसने रिक्वेस्ट थी ना, जितना उसने काम करना था उसने उतना नहीं कर सका। अब यहाँ पे एक और है, नेक्स्ट है शेयर लॉक। शेयर लॉक ये होता है कि जो दो प्रोसेसर है ना वो लॉक लगा देते हैं कि जो फाइल है ना यहाँ पे आप इसके अंदर राइट नहीं कर सकते लेकिन सिर्फ रीड कर सकते हैं, तो इस तरह का जो होते हैं ना उनको शेयर लॉक कहा जाता है। लेकिन अगर इसको भी प्रॉपर तौर पे हैंडल नहीं किया जाए तो यहाँ पे भी इशू आ सकता है, यानी कि प्रॉपर जो है ना तो इसके अंदर राइट किया जा सकता है और ना ही इसके अंदर रीड किया जा सकता है।